एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर का ही कुछ टॉपिक आपको और बताएंगे। जैसे कि इससे पहले हमने आपको प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, ठीक है। फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डिराइव भी किया था, क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन के बारे में, फिर फेज़र डायग्राम वगैरह आपको बहुत चीज़ बताया था। तो उससे एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन पूछेगा वाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट प्रोड्यूस इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, या फिर एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हाउ वी कैन से दैट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये सब हमने आपको बता दिया था। तो आज हम रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताएंगे और कुछ रोटर सर्किट पैरामीटर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन को करने के लिए, और टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क इक्वेशन होता है उसको समझने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज करंट इन रोटर सर्किट, ठीक है। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जो होगा या फिर करंट होगा रोटर सर्किट में, उसी को हम लोग रोटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम लोग ने ये पढ़ा था सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला जो होता है 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल। इससे आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। मीन्स कैसे कर सकते हो, पोल को आप उस साइड भेज दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर 120 को भी आप इस साइड भेज दोगे तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव हो जाएगा पोल बटे 120 मल्टीप्लाई बाय सिंक्रोनस स्पीड। इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो पोल बटे 120 के बराबर होगा, मीन्स रिलेटिव स्पीड। अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर एफ आर लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आर इक्वल टू पोल बटे 120 और ब्रैकेट में सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, यानी एफ आर इक्वल टू पोल बटे 120। और जब ये हम लोग का हो गया तो इसमें हम लोग ने सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तब और ये जो होता है हम लोग का, ये स्लिप का फार्मूला होता है, तो इसके जगह हमने स्लिप लिख दिया। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लिप गुना पोल गुना सिंक्रोनस स्पीड बटे 120, ठीक है। तो फिर आपने इतना इस पार्ट को हमने एफ से डिनोट किया था, ठीक है। जो ये देखिए, हाँ ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है पोल गुना सिंक्रोनस स्पीड बटे 120। तो इसीलिए हम लोगों ने रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला डिराइव किया एफ आर इक्वल टू स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी। रोटर स्पीड का जो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। रोटर स्पीड का जो फार्मूला होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी, ये आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। अगर हम लोग का स्टैंड स्टिल कंडीशन है, मीन्स अगर स्लिप का वैल्यू 1 होगा तब रोटर स्पीड जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के मीन्स रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अगर जीरो से बड़ा है स्लिप, ठीक है, या फिर 1 से बराबर है या फिर बड़ा है, ठीक है, लगभग उसी साइड उसी रेंज में है, तब आपका ये जो होगा 0 से बड़ा हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उससे बड़ा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज है, ठीक है, और स्लिप का वैल्यू हम लोग का 4% दिया हुआ है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का हम लोग का फार्मूला जो होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्लिप का हम लोग लिख देंगे 4 बटे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आपका निकल जाएगा, ठीक है। और रोटर फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है स्लिप रेशियो 1 होता है। अब देखते हैं कोर लॉस, या फिर कोर लॉस को आप आयरन लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। कोर लॉस ऑफ रोटर सर्किट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ड्यू टू वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी। मीन्स कोर लॉस जो होता है रोटर सर्किट का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। और ये कम किस लिए होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए कोर लॉस हम लोग का रोटर सर्किट में बहुत ज़्यादा कम होता है। और आगे देखते हैं, इफ़ स्पीड इज़ मोर देन स्लिप विल बी लेस देन रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन रोटर सर्किट कोर लॉसेस विल बी नेग्लिजिबल। मीन्स अगर हम लोग का स्पीड ज़्यादा होगा तो स्लिप क्या होगा, हम लोग का कम हो जाएगा। अगर स्लिप कम होगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, रोटर सर्किट में जो कोर लॉस हम लोग का नेग्लिजिबल होगा। मीन्स फ्रीक्वेंसी से डिपेंड करता है कोर लॉस, इसीलिए फ्रीक्वेंसी अगर रोटर फ्रीक्वेंसी कम तो कोर लॉस भी कम। अब 7th पॉइंट में यहाँ पे है रोटर सर्किट कोर लॉस
इज़ हायर एट स्टार्टिंग कंडीशन एंड लोअर एट रनिंग कंडीशन। मीन्स रोटर सर्किट का जो कोर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा कब, स्टार्टिंग कंडीशन पे, और कम कब होगा, रनिंग कंडीशन पे। और इसमें अब देखते हैं रोटर सर्किट पैरामीटर, जिसमें आपको एक्सप्रेशन बताना होगा वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, रिएक्टेंस के लिए, पावर फैक्टर के लिए, करंट के लिए और इम्पीडेंस के लिए। अगर हम लोग वोल्टेज के लिए जो एक्सप्रेशन देखेंगे, अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन है हम लोग का, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन है, तो वहाँ इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर हम लोग का यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है, या फिर रनिंग कंडीशन। जहाँ पे आपको स्टैंड स्टिल कंडीशन मिलेगा वहाँ पे आप E20 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, E20, X20, Z20, ठीक है, हर जगह 20 लेके इस्तेमाल करेंगे। अगर रनिंग कंडीशन लेंगे तब वहाँ पे हम लोग 25 लेके इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, यानी E20 का वैल्यू जो होगा 4.445 FR/N2 kW, ठीक है। यहाँ kW जो होता है वाइंडिंग फैक्टर होता है हम लोग का, और यहाँ रोटर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर होगा, ठीक है। तो E20 का वही होगा 4.445 F/N2 और यहाँ पे kW, ठीक है, वाइंडिंग फैक्टर। और जब रनिंग कंडीशन में देखेंगे तो E25 का जो होगा 4.445 स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी N2 kW। और जो ये हम लोग का फार्मूला होता है E25 SE20 मीन्स स्लिप गुना वोल्टेज एट स्टिल कंडीशन मीन्स E20। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारा न्यूमेरिकल इस सबसे सॉल्व होता है। और kW को आप KC KD भी लिख सकते हो। अब हम लोग रोटर सर्किट रोटर रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस जो होगा हम लोग का स्टैंड स्टिल कंडीशन पे R20 जो होगा वो R के ही बराबर होगा। अगर रनिंग कंडीशन में भी देखेंगे तो R25 वो भी R के ही बराबर होगा, इसीलिए R20 जो होगा वो R25 भी बराबर होगा। R20, R25 और R मीन्स रेजिस्टेंस हम लोग का स्लिप या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस हम लोग का स्लिप या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। रिएक्टेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो X20 का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा L, और ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf, ठीक है, यानी 2πfL। और अगर रिएक्टेंस जो होगा रनिंग कंडीशन के लिए वो होगा स्लिप गुना X20, आप मीन्स 2πfL, ठीक है, और 2π फ्रीक्वेंसी और 2π फ्रीक्वेंसी L था तो उसके साथ हम एक स्लिप ऐड कर देते हैं, इसीलिए स्लिप गुना X20, ठीक है। रिएक्टेंस जो होगा रोटर सर्किट का मैक्सिमम कब होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, और मिनिमम कब होगा रनिंग कंडीशन पे, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। रिएक्टेंस हम लोग का रोटर सर्किट का मैक्सिमम कब होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन और मिनिमम रनिंग कंडीशन, मीन्स सबसे ज़्यादा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे और सबसे कम होगा रनिंग कंडीशन पे। रिएक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्लिप का होता है, ठीक है। अब रोटर इम्पीडेंस देखेंगे। अगर स्टैंड स्टिल का इम्पीडेंस जो होगा मीन्स Z, ठीक है, Z हम लोग का इम्पीडेंस, Z से हम लोग इम्पीडेंस से डिनोट करते हैं, और Z20 लेंगे स्टैंड स्टिल के लिए। तो इसका जो होता है √R2 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर, मीन्स X20 क्या है आपका, X20 आपका रिएक्टेंस है, ठीक है। अगर वही आपका इससे आप रनिंग कंडीशन पे आ जाओगे तो बस रिएक्टेंस के साथ आपका स्लिप का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इसमें इतना ही चेंज होता है। अगर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इम्पीडेंस विल बी मैक्सिमम, अगर हम लोग का स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो वहाँ पे इम्पीडेंस हम लोग का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जबकि अगर हम लोग का रनिंग कंडीशन है तो वहाँ पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब आता है हम लोग का 5th नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ पावर फैक्टर देखेंगे। पावर फैक्टर अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो पावर फैक्टर को सबसे पहले हम लोग cos phi से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंड स्टिल है तो 20 लगाएंगे, आपको मैंने बताया था cos phi 20। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है R2/Z20, ठीक है, यही फार्मूला होता है R2/Z20। आप Z20 का वैल्यू भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं दिया हुआ है Z20 का तो आप R2 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर करके रूट अंडर में आप निकाल सकते हो Z20 का वैल्यू। अब अगर पावर फैक्टर रनिंग कंडीशन में होगा तो वहाँ पे हम लोग 25 इस्तेमाल करेंगे, और नीचे भी Z25 का वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा, अगर स्लिप हम लोग का कम होगा तो रिएक्टेंस भी हम लोग का कम होगा और इम्पीडेंस भी हम लोग का कम होगा,
जबकि पावर फैक्टर हम लोग का ज़्यादा होगा, ठीक है, और पावर फैक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ पे ये जो 525 है वो हम लोग का कम होगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर करंट। करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग का स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो I20 का जो वैल्यू होता है वो होता है वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। मीन्स वोल्टेज हम लोग का E20 लेंगे और इम्पीडेंस Z20। वोल्टेज को E20 ही लिख दिया हमने और इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है √R2 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर वो हमने पुट कर दिया था। अगर वही जब हम रनिंग कंडीशन पे देखेंगे तो I25 जो होगा E25 बटे Z25 के बराबर होगा। फिर आपको नीचे भी Z25 का ही वैल्यू पुट करना है। मीन्स Z20 और Z25 में बस इतना अंतर है, सिर्फ इसमें रिएक्टेंस के साथ स्लिप का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सिंस इंडक्शन मोटर वर्क एज लैगिंग लोड सो इट विल बी अ सीरीज RL सर्किट। मीन्स इंडक्शन मोटर एज अ लैगिंग लोड की तरह वर्क करता है, इसीलिए हम लोग इसको सीरीज RL सर्किट भी बोलते हैं। अगर हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन देखेंगे तो इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ये आपका X20 है, ठीक है, मीन्स इंडक्टर है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रेजिस्टेंस वो V2 है और यहाँ पे हम लोग E20 सप्लाई दे रहे हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। 520 E20 जो होगा I20 और Z20 के बराबर होगा। मीन्स वोल्टेज जो होगा करंट और रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के बराबर होगा, ठीक है। और ये V20 का जो वैल्यू V2 का वैल्यू जो होगा ये होगा और V1 का वैल्यू ये होगा I20 गुना X20 और V2 का I20 गुना R1, ठीक है। तो इससे आप cos 520 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। cos 5 का जो होता है V2 बटे E20। तो आप इसको ओवरऑल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा cos 520 का R2 बटे Z20 और इसको आप 10 520 करके निकालोगे तो V1 बाई V2 इक्वल टू X20 बाई R2। और अगर रनिंग कंडीशन में देखेंगे तो उसका भी डायग्राम कुछ इसी प्रकार बनता है, बस यहाँ पे 20 रिप्लेस होकर 25 में आ जाता है। cos 5 जो होगा V2 बाई E25 cos 525 जो होगा वो E25 R2 डिवाइडेड बाई I2 Z25 और cos 525 मीन्स ऊपर में I25 हम लोग का कट जाता है, मीन्स यहाँ पर कट जाता है, तब नीचे R2 बटे Z25 होता है, ठीक है। और इससे आपको 10 525 का वैल्यू मिल जाता है X25 बटे R2। अब हमने देखा अबव सर्किट आर नॉट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, दिस सर्किट आर ओनली हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। मीन्स आपने जितना भी सर्किट देखा ऊपर में वो इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है इंडक्शन मोटर का। ये सर्किट आपको हेल्पफुल करेगा सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में मैंने जो भी मैंने बताया था आपको रनिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, स्टैंड स्टिल के लिए क्या होता है, करंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में और स्टैंड स्टिल कंडीशन पे। फिर इम्पीडेंस के बारे में बताया रोटर का, फिर पावर फैक्टर के बारे में बताया। अगर आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, टॉर्क इक्वेशन के बारे में भी जानना है तो इस वीडियो को आप लिख लेंगे। वीडियो देख के आपको कॉपी में लिखना है और सारा फार्मूला जो है उसको आपको याद करना होगा, तभी आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।